हेलो एवरीवन, आज सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैथ इन मैजिक टिप्स यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लेके आए हैं कक्षा 10वीं वालों के लिए मैथ का मॉडल पेपर का सलूशन, जिसमें आप देखेंगे मैथ का 1 से लेकर 60 तक का ऐसे इंपॉर्टेंट भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि पिछले मैट्रिक एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं और आपकी मैट्रिक एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप इस बार मैट्रिक के एग्जाम देने वाले हैं तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन को देख लेते हैं। हे दोस्तों, जैसा कि आज ही मोबाइल स्क्रीन पे पहला सवाल देख पा रहे हैं। पहला सवाल में पूछा गया है कि बिंदु -3, +5 किस चतुर्थांश में स्थित है। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। पहला ऑप्शन में दिया गया है प्रथम चतुर्थांश, ऑप्शन बी में दिया गया है द्वितीय चतुर्थांश, ऑप्शन सी में दिया गया है तृतीय चतुर्थांश, ऑप्शन डी में दिया गया है चतुर्थ चतुर्थांश। तो आज सभी को मालूम होगा कि हमारा वीडियो सीरीज का पहला क्वेश्चन का जवाब आज सभी को वीडियो के नीचे जाकर कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिखना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का क्या सही जवाब होगा, आप जल्दी से वीडियो के नीचे चले जाइए और कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिख सकते हैं। तो आइए हम आप सभी को अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। हे दोस्तों, जैसा कि आज ही मोबाइल स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 2 को देख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। इसके लिए भी आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। आप सभी को सबसे पहले ये जानना होगा कि परिमेय संख्या कहते किसको है। तो वैसी संख्या जिसे हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे Q का मान 0 के मान के बराबर नहीं हो, तो वैसे सभी संख्याओं को हम लोग परिमेय संख्या के नाम से जानते हैं। तो पहला ऑप्शन अपरिमेय है, ऑप्शन बी भी अपरिमेय है, ऑप्शन डी भी अपरिमेय है। ये √3 से √3 कटेगा एक मरतबे, तो 2/1 जिसे हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं और Q का मान 0 के मान के बराबर नहीं है। अतः परिमेय संख्या कौन होगा, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखने से पहले आज सभी को बता दें कि आप चाहते हैं कि कक्षा 10वीं का सभी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन का नोट्स फ्री में डाउनलोड करना, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक मोबाइल ऐप का लिंक दिया गया है। उस मोबाइल ऐप को इंस्टॉल करके आप मैट्रिक एग्जाम में अच्छे खासे मार्क्स ला सकते हैं। साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वेबसाइट का भी लिंक दिया गया है जिसका नाम है questionforexam.com। उस वेबसाइट पर जाके आप अपना ऑनलाइन टेस्ट भी देख सकते हैं और वहाँ पर ढेर सारे PDF भी फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम आप सभी को अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। उसके बाद में अगला सवाल है कि एक द्विघात समीकरण का घात कितना होता है। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि द्विघात समीकरण कहते किसको है। तो वैसे समीकरण जिसका घात 2 होता है ना, उसे हम लोग द्विघात समीकरण कहते हैं। आसान भाषा में समझ लीजिए कि 2 घात वाले समीकरण को हम लोग द्विघात समीकरण कहते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि एक द्विघात समीकरण का घात कितना होगा, तो 2 होगा। यानी क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए होगा, +2। उसके बाद में अगला सवाल है हमारा कि sin² 45 डिग्री प्लस cos² 45 डिग्री का मान क्या होगा। आज सभी को मालूम होगा कि sin² थीटा प्लस cos² थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे थीटा का मान 45 डिग्री दोनों में बराबर है ना, तो आप चाहे तो मान सारणी भी ज्ञात करके बना सकते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं 1/√2 का स्क्वायर और फिर लिख सकते हैं 1/√2 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 होगा, स्क्वायर से रूट कटेगा तो यहाँ पे 2 बचेगा। उसी प्रकार से 1/2 होगा, 2 का एलसीएम 2 हो जाएगा, ऊपर 1 + 1 हो जाएगा। 1 में 1 जोड़िएगा तो 2 बचेगा और 2 में 2 से भाग लगाइएगा तो भी कितना आंसर आएगा, 1 आएगा। अतः sin² 45 प्लस cos² 45 का मान कितना होगा, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी 1। उसके बाद में अगला सवाल जो है क्वेश्चन 5 में कि प्रायिकता का अधिकतम मान क्या होता है। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि प्रायिकता का जो अधिकतम मान होता है ना, वो 1 होता है। मैट्रिक एग्जाम में प्रायिकता से रिलेटेड एक सवाल 100% आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि प्रायिकता का अधिकतम मान क्या होता है, या ऐसे भी सवाल पूछे जाते हैं कि निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है, संभव घटना की प्रायिकता कितनी हो सकती है, असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है। तो चलिए बारी बारी से सभी का हम आप सभी को आंसर बता देते हैं कि निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है या संभव घटना की प्रायिकता भी 1 होती है। प्रायिकता का अधिकतम मान भी 1 होती है और असंभव घटना की प्रायिकता और अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0 होती है। उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम आप सभी को अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन 6 में कि पाई है, अर्थात पाई जो है वो कौन सी संख्या है। तो पाई का मान 22/7 होता है, आज सभी को मालूम होगा। तो अगर आपके मैट्रिक एग्जाम में पूछे जाते हैं कि 22/7 कौन सी संख्या है, तो वैसी स्थिति में क्वेश्चन का सही जवाब परिमेय संख्या होगा। लेकिन केवल पूछा जाएगा कि पाई कौन सी संख्या है, ये पाई/2 कौन सी संख्या है या पाई/4 कौन सी संख्या है।
तो ये कौन सी संख्या होगा? तो ये अपरिमेय संख्या होगा। क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब अपरिमेय संख्या हो जाएगा। है दोस्तों, अगला सवाल है क्वेश्चन 7 में कि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का एक शून्य कौन सा होगा? शून्य ज्ञात करने से रिलेटेड मैट्रिक एग्जाम में 1% तो 100% आपके मैट्रिक एग्जाम में पूछे जाते हैं। अतः ऐसे सवाल को हल करना आज सभी को मैट्रिक एग्जाम देने से पहले हल करने का तरीका सीख ही लेना चाहिए। तो सीख ही लीजिए, आज दिया गया है कि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का शून्य आज सभी कैसे ज्ञात करेंगे। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक देख लीजिए, कुछ भी नहीं है तो समझ लीजिए कि यहाँ पे 1 होगा। तो एक्स स्क्वायर में यानी 1 में अगर आप 1 से गुना करते तो आपका 1 आता और बीच में +2 है। तो +2 को आपके ऐसे दो संख्याओं में बांटना है कि गुना करेंगे तो +1 आएगा और जोड़ लेंगे तो कितना होगा? 2 हो जाएगा। तो वैसे स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को सेम टू सेम लिखेंगे। 2x जगह पे हम लोग लिखेंगे x प्लस x। देखिए x और x मिलकर 2x हो जाएगा और x में यानी x का मतलब ये 1x है, 1x में 1x से गुना करेंगे तो हमारा 1 भी आ जाएगा और +1 को हम लोग सेम टू सेम लिख सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए एक्स स्क्वायर और x में केवल क्या कमन मिल रहा है? तो x कमन मिल रहा है। तो x हम लोग कमन कर लेंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब कि यहाँ पे 2x होगा। तो एक और x कमन कर लिए हैं तो अभी भी यहाँ पे एक x बचा होगा और प्लस x तो यहाँ से हम लोग कमन कर लिए ना, तो यहाँ पे केवल कितना बचा होगा? 1 बचा होगा और फिर +1 का हम लोग सेम टू सेम लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे दोनों में हमारा कमन क्या मिल रहा है? तो दोनों में कमन 1 मिल रहा है। 1 को हम लोग जैसे कमन करेंगे तो यहाँ पे हमें प्राप्त होगा x और प्लस यहाँ पे 1 कमन कर लिए हैं तो कुछ भी नहीं बचा होगा जिसको हम लोग 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि x + 1 को एक साथ लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे x + 1 बराबर 0। तो दोस्तों आज सभी को मालूम होगा कि x + 1 बराबर 0 है ना, तो x बराबर लिखेंगे तो इधर है +1 बराबर के उधर जाकर ये -1 हो जाएगा। अतः क्वेश्चन का सही जवाब आएगा ना, ऑप्शन बी हो जाएगा -1। है दोस्तों, अगला सवाल है क्वेश्चन 8 में कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्शरेखा खींची जा सकती है। मैट्रिक एग्जाम में ऐसे सवाल तो मैट्रिक एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं और बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो ऐसे सवाल को हल करने में कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर इसका आंसर 2 होगा या अनंत होगा। तो क्वेश्चन को आपको ध्यानपूर्वक समझना है कि दिया गया कि एक वृत्त पर, मान लेते हैं कि यह एक वृत्त है, पर कितनी स्पर्शरेखा खींची जा सकती है। तो इस वृत्त पर हम अनेकों स्पर्शरेखा इस प्रकार से खींच सकते हैं। तो अगर बोला जाएगा मैट्रिक एग्जाम में कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्शरेखा खींची जा सकती है, तो कितना खींची जा सकती है? तो अनंत खींची जा सकती है। लेकिन इसी क्वेश्चन को कई बार थोड़ा सा चेंज कर दिया जाता है और ऐसे सवाल पूछा जाते हैं कि एक वृत्त पर किसी बाह्य बिंदु या किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्शरेखा खींची जा सकती है। तो मान लेते हैं कि यह एक वृत्त है, बाहरी बिंदु कोई ए ले लेते हैं, तो ए से देख लीजिए इस प्रकार से हम लोग 2 स्पर्शरेखा खींच सकती है। तो आज सभी को हमेशा याद रखना होगा कि वृत्त के बाहरी बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्शरेखा खींच सकते हैं हम लोग? तो 2 खींच सकते हैं। और केवल वृत्त पर कितनी स्पर्शरेखा खींची जा सकती है? तो वैसे स्थिति में क्वेश्चन का सही जवाब अनंत हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल है कि आंकड़ा 24, 15, 22, 13, 9, 10 तथा 10 का परिसर क्या होगा। दोस्तों आज सभी क्लास 9 में पढ़ गए होंगे कि आखिर परिसर बराबर क्या होता है। तो दोस्तों आज सभी को बता दें कि परिसर बराबर एक फार्मूला होता है, वह होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। उच्च सीमा के मतलब में आप सभी को आंकड़ा में देखना है कि कौन ऐसी संख्या है जो सबसे उच्च संख्या है यानी सबसे अधिकतम मान है। तो यहाँ पे देख लीजिए सबसे बड़ी संख्या 30 है माइनस निम्न सीमा। निम्न सीमा के मतलब सबसे छोटी संख्या कितनी है? तो 9 है। तो आपको क्या करना होगा कि 30 में से 9 को माइनस करना होगा। और कितना सिंपल होता है 30 में से 9 को माइनस करना, यानी 30 में से अगर हम लोग 9 को माइनस कर भी देंगे तो कितना प्राप्त होगा? 21 प्राप्त होगा। यानी परिसर का जो मान आने वाला होगा वो 21 होगा। यानी क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल त्रिकोणमिति से लिया गया है कि साइन इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है। काफ़ी सिंपल सवाल है कि साइन इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है। तो वो कॉस थीटा होता है। यानी क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में आज से भी देख पा रहे हैं क्वेश्चन 11 को, क्वेश्चन 11 प्रायिकता से लिया गया है और क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि किसी घटना ई के लिए P इंटू ई प्लस P इंटू ई इजकल टू क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा यानी 1। उसके बाद में अगला सवाल है 9, 10, 11, 9, 10, 11, 11, 5, 7, 6 का बहुलक क्या होगा। तो आज सभी को मालूम होगा कि बहुलक कहते किसको हैं।
तो अधिकतम बराबरता के मान को हम लोग बहुलक कहते हैं। तो इस आंकड़ा में देख लीजिए कि अधिकतम बराबरता का मान कितना है। तो इस आंकड़े में 11 एक ऐसी संख्या है जो 3 बार आई हुई है और 3 या 3 से ज़्यादा बार आने वाली कोई भी संख्या नहीं है ना, इसीलिए बहुलक का जो मान होगा वो 11 हो जाएगा। यानी क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है। मैट्रिक एग्जाम में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन सा बहुपद है, या ऐसे भी सवाल पूछे गए हैं पिछले मैट्रिक एग्जाम में कि इनमें से कौन सा बहुपद नहीं है। तो एक चीज़ आप सभी को हमेशा याद रखना होगा कि बहुपद है या नहीं, ऐसे सवाल आपके मैट्रिक एग्जाम में एक क्वेश्चन तो 100% रहेंगे। ठीक है, तो आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि कौन सी स्थिति में कि कोई भी समीकरण बहुपद होता है और कौन सी स्थिति में कोई भी समीकरण बहुपद नहीं होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए पहला ऑप्शन चलते हैं तो ये x² दिया गया है। देख लीजिए मान लेते हैं कि x पर अगर पावर में 1/2 दिया गया हो या 3/4 दिया गया हो या -3/2 दिया गया हो, आसान भाषा में समझ लीजिए कि चर पर कोई भी संख्या पावर में दिया गया हो तो वो बहुपद नहीं होगा। कोई भी चर है जो रूट में होगा वो बहुपद नहीं होगा। कोई भी ऐसा चर है जो भाग में होगा वो बहुपद नहीं होगा। यहाँ पे हम 3 कंडीशन ऐसे लिखे हुए हैं, ये तीनों कंडीशन कोई भी समीकरण में पाया जाता है तो समझ लीजिए कि वो बहुपद नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन चलते हैं तो तीनों कंडीशन में से ये कोई कंडीशन नहीं पाया जाता है तो ये तो बहुपद है, तो पहला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी को देख लीजिए, ये रैखिक बहुपद है तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी को देख लीजिए, x² दिया गया है, यानी x पर घातों की संख्या 2 है तो ये द्विघात समीकरण है, द्विघात बहुपद है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। हमें इस ऑप्शन में खोजना है कि कौन सा बहुपद नहीं होगा। तो ऑप्शन सी को देख लीजिए, x जो है चर है ना, चर पे पावर में 1/2 दिया गया है और हम आप सभी को बता दिए हैं कि कोई भी ऐसा चर हो, चर पे कोई भी संख्या पावर में दिया गया होगा ना तो समझ लीजिए कि वो बहुपद नहीं होगा। तो क्वेश्चन का बल्कि सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 14 में कि साइन 35 डिग्री बटा कॉस 55 डिग्री का मान क्या होगा। आपको क्या करना होगा कि साइन 35 डिग्री को तोड़ देना होगा। आप लिखेंगे साइन इंटू 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री में से 35 डिग्री घटाइएगा तो कितना डिग्री बचेगा, 55 डिग्री बच जाएगा। और नीचे जो आपको प्राप्त था कॉस 55 डिग्री, इसे आप सेम टू सेम लिखेंगे, कॉस 55 डिग्री का कॉस 55 डिग्री। आज सभी को मालूम होगा कि साइन इंटू 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो वो कॉस थीटा होता है। थीटा का मान कितना है, तो ये 55 डिग्री है, तो आप यहाँ पे 55 लिखते हैं और नीचे वाला को सेम टू सेम नीचे उतार दीजिए, कितना है कॉस 55 डिग्री। आज सभी को मालूम होगा कि कॉस 55 डिग्री से कॉस 55 डिग्री कितने मरतबे कटेगा, तो ये 1 मरतबे कट जाएगा। यानी इस सवाल में क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही जवाब आने वाला होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी 1। उसके बाद में आप सभी देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15 को, क्वेश्चन नंबर 15 एपी से लिया गया है, यानी समांतर सीरीज से लिया गया है ये सवाल, और पूछा गया है कि AP -3, -1/2, डॉट का 11वां पद क्या होगा। तो 11वां पद ज्ञात करने के लिए हमें चाहिए प्रथम पद A का मान, उसके बाद में सारवंतर D का मान। तो प्रथम पद A का मान कितना है, तो ये -3 है। उसके बाद में हम लोग याद करेंगे सारवंतर यानी D का मान। सारवंतर किसको कहते हैं, तो दूसरा पद और प्रथम पद के अंतर को हम लोग सारवंतर कहते हैं, जिसे हम लोग लिखते हैं A2 - A1। तो A2 का मान देख लीजिए -1/2 है, तो आप लिखेंगे -1/2, -A1 का मान कितना है, तो -3 है। तो माइनस और माइनस यहाँ पे हम लोग +3 लिख सकते हैं और इसके नीचे 1 लिखकर इसका बटा का हम लोग जोड़ बना सकते हैं। 2 1 का एलसीएम 2 हो जाएगा। उसके बाद में आप ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। 1 में -1 से गुना कर लीजिएगा, -1 हो जाएगा, प्लस का प्लस लिखेंगे आप, 3 में 2 से गुना कर लीजिएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो -1 + 6 मिलके कितना होगा, तो ये 5 हो जाएगा और बटा 2 है। यानी आपने देखा कि A का मान हमारा -3 आ गया और D हम लोग कितना ज्ञात कर लिए हैं, 5/2 ज्ञात कर लिए हैं। हमसे पूछा गया है 11वां पद। तो 11वां पद का मतलब कि A + 11 में से हम लोग A कम करेंगे, 10 बचेगा, इसके साथ D लगा देंगे। तो A का मान कितना है, -3 है। उसके बाद में 10 गुने D का मान कितना है, तो ये 5/2 है। तो देख लीजिए दूर से हम लोग को 10 को घटाएंगे 5 मरतबे। तो अब हम क्या करेंगे कि 5 में 5 से गुना कर, यहाँ पे देख लीजिए 5 दूनी 10 हम लोग घटा देंगे, तो यहाँ पे बचेगा -3 और प्लस यहाँ पे बचेगा कितना, तो 5 में 5 गुना करेंगे तो 5 25 जाएगा। यानी देख लीजिए यहाँ पे -3 और प्लस में बचेगा 25। आज सभी को मालूम होगा कि -3 और +25 मिलकर कितना होता है, तो 22 होता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी 22। उसके बाद में अगला सवाल है बहुपद 4x² - 4x + 1 में मूलों का गुणनफल क्या होता है। तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा
कि आखिर मूलों का गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है। तो दोस्तों आपसे बता दें कि मूलों का गुणनफल को हम लोग अल्फ़ा इंटू बीटा कहते हैं, जिसका फार्मूला सी बटा ए होता है। तो इसमें सी का मान देख लीजिए, देखिए पहला वाला ए का मान, दूसरा वाला बी का मान, तीसरा वाला सी का मान। तो हमें चाहिए सी का मान ना, तो सी का मान 1 है तो आप यहाँ पे 1 लिखेंगे। ए का मान देख लीजिए 4 है तो आप यहाँ पे 4 लिखेंगे। देखिए कितना सिंपल से हमारा क्वेश्चन का आंसर आ गया है 1/4। चलिए ऑप्शन के माध्यम से देख लेते हैं। तो ऑप्शन बी में मौजूद है 1/4, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन 17 में कि एपी का पहला पद ए और सार्वंतर डी हो तो एनवा पदों का योग क्या होगा। आपसे एनवा पदों का योग पूछा गया है, अर्थात एसएन का फार्मूला पूछा गया है। तो एसएन का फार्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 गुने डी, यानी क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 गुने डी। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 18 त्रिकोणमिति से लिया गया है कि 1/√3 बराबर क्या होता है। तो पहला ऑप्शन को देख लीजिए, sin 30 डिग्री दिया गया और sin 30 डिग्री का मान तो 1/2 होता है। तो 1/√3 के बराबर 1/2 कभी नहीं हो सकता है, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन बी को देख लीजिए, ऑप्शन बी में दिया गया tan 30 का मान 1/√3 होता है। तो 1/√3 बराबर क्या होगा, तो tan 30 हो जाएगा, यानी क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही जवाब होगा वो ऑप्शन बी होगा tan 30 डिग्री है। दोस्तों अगला सवाल है क्वेश्चन 19 में कि अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है। ये सवाल क्षेत्रमिति के फार्मूला से लिया गया है कि आखिर अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है। तो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा 3πr²। कई बार मैट्रिक एग्जाम में अर्धगोला की जगह पे दे दिया जाता है कि गोला का संपूर्ण पृष्ठ या गोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब 4πr² होता है। उसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन 20 में कि यदि √2 cos थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का मान क्या होगा। तो आप ऐसे लिखेंगे कि cos थीटा बराबर कितना है, 1 है। तो √2 यहाँ पे गुना में है, बराबर की तरफ जाने पर ये भाग में हो जाएगा 1/√2। अब आपको ये याद करना होगा कि आखिर cos में कितने डिग्री का मान 1/√2 के मान के बराबर होते हैं। तो दोस्तों आज सभी को बता दें कि साइन में 45 डिग्री तथा कॉस में 45 डिग्री का मान 1/√2 के बराबर होते हैं। तो क्वेश्चन का सही जवाब 45 डिग्री आ जाएगा। चलिए ऑप्शन के माध्यम से देख लेते हैं। ऑप्शन बी में मौजूद है 45 डिग्री, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल है कि यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद f(x) में दिया गया है x² - 3x + 5 के मूल हो तो 1/α + 1/बीटा का मान क्या होगा। चलिए आसानी तरीके से इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हमें प्राप्त है 1/α, तो हम लोग क्या करेंगे, अल्फा बीटा का एलसीएम लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। अल्फा से अल्फा कटेगा तो ऊपर क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा, जिसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा। तो देख लीजिए अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है -b/a। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो c/a होता है। तो हम लोग चाहे तो a से a को कटा सकते हैं, तो हमें प्राप्त होगा -b/c। अब चलिए हम लोग b का मान देख लेते हैं। तो b का मान यहाँ पे -3 है, तो माइनस और माइनस मिलके हम लोग +3 लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे +3, ठीक है। और ये उसके बाद में हमें चाहिए c का मान देख लीजिए 5 है, तो 3/5 क्वेश्चन का सही जवाब आएगा। चलिए हम लोग ऑप्शन के माध्यम से देख लेते हैं 3/5 दिया गया है या नहीं। तो अगर आप क्वेश्चन का ऑप्शन ए को देखें तो 5/3 नहीं बल्कि 3/5 ऑप्शन सी में दिया गया है, तो पहला ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा 3/5। उसके बाद में आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन 22 को। क्वेश्चन 22 में दिया गया है यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के दो मूल बराबर हैं तो द्विघात समीकरण का विविक्तर अर्थात d का मान क्या होगा। क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही जवाब होगा ना वो ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि जब भी द्विघात समीकरण ax² + bx + c का बराबर 0 का मूल बराबर होता है ना, तब विविक्तर यानी d बराबर क्या होता है, 0 होता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन 23 में कि कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 3, में कोटि का मान क्या होगा। कई बार मैट्रिक एग्जाम में कोटि की जगह पे भुज का मान पूछा जाता है, तो एक चीज़ आप सभी को हमेशा याद रखना होगा कि x को हम लोग भुज कहते हैं और y को हम लोग कोटि कहते हैं। तो पहला वाला होता है x का मान, दूसरा वाला y का मान। तो आप समझ गए होंगे कि हम क्या बताना चाह रहे हैं।
आपसे जब भी कोटि पूछा जाएगा तो समझ लिए कि वाई को हम लोग कोटि कहते हैं, तो वाई तो दूसरा वाला होता है ना, तो कोटि पूछा जाए तो दूसरा वाला आंसर। जब भी आपसे कोटि पूछा जाए तो -4 हो जाएगा। इसी सवाल में आपसे पूछा जाता ना कि भुज का मान क्या होगा, तो 3 होता। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में हमसे कोटि पूछा गया है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब -4 हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल है, यदि किसी घनाभ की लंबाई को L, चौड़ाई B और ऊंचाई H हो तो घनाभ का आयतन क्या होता है। आज सभी पढ़े होंगे कि घनाभ का जो आयतन होता है ना, वो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है, यानी L गुने B गुने H होता है। इसे हम लोग शॉर्टकट में LBH भी लिख सकते हैं, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल है, त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B का जो मान है ना वो 90 डिग्री है और कोण A का जो मान है ना वो 40 डिग्री है। आपसे इस सवाल में पूछा गया है तो कोण C का मान क्या होगा। काफ़ी सिंपल सवाल है, थोड़ा लॉजिक समझना होगा आपको कि देखिए आप सभी को मालूम होगा कि समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है, जिसमें दो भुजा का योग दिया गया है कितना, 90 डिग्री और 40 डिग्री। तो 90 डिग्री में अगर हम लोग 40 डिग्री को ऐड करते हैं तो कितना होगा, 130 डिग्री होगा। तो अब क्या करना होगा कि 180 में से 130 डिग्री को माइनस कर लीजिए। तो आप सभी को मालूम होगा कि 180 डिग्री में से अगर आप 130 को माइनस करते हैं तो कितना आएगा, 50 डिग्री आएगा, यानी कोण C का जो मान आ जाएगा वो 50 डिग्री आ जाएगा। अगर वैसे समझ में नहीं आ रहा है तो वैसे समझ लीजिए कि 90 डिग्री में आप अगर आप 40 डिग्री को ऐड कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 130 डिग्री हो जाएगा। तो अब 130 डिग्री में आप कितना डिग्री ऐड करेंगे कि उसका योग 180 डिग्री हो जाएगा, तो 50 डिग्री और ऐड करना होगा। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल है, 10 25 डिग्री इंटू 10 20 डिग्री इंटू 10 65 डिग्री इंटू 10 70 डिग्री का मान क्या होगा। तो ऐसे सवाल को हल करने के लिए आपको क्या करना होगा कि 90 डिग्री का जोड़ा लगाना होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए 10 25 और 10 65 का एक जोड़ा लग जाएगा, 10 20 और 10 70 का एक जोड़ा लग जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 10 25 डिग्री, ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे कितना, 10 65 डिग्री। उसी प्रकार से ये एक साथ हो गया, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि 10 20 डिग्री और यहाँ पे लिख सकते हैं 10 70 डिग्री। तो अब दोनों में से एक एक को हम लोग तोड़ देंगे। 10 25 को तोड़ेंगे कैसे, तो हम लोग लिखेंगे 10 इंटू 90 में से 25 को हटाएंगे कितना बचेगा, 75 बचेगा, और इंटू में कितना है तो 10 75 है। उसी प्रकार से आप इसे भी तोड़ लीजिएगा दूसरे वाले को। तो अब 10 इंटू 90 माइनस 75 बराबर क्या होगा, तो आप सभी को फॉर्मूला हम आप सभी को बता दिए हैं कि 10 इंटू 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा होता है, और थीटा का मान 75 है, तो आप 75 लिखिएगा और इंटू में है 10 75। तो एक फार्मूला आप सभी को और मालूम होगा कि tan थीटा गुने cot थीटा का मान क्या होता है, तो 1 होता है। अतः क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही जवाब आएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 1। तो हे दोस्तों, वीडियो लंबी ना हो जिस कारण मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद है कि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों, आप चाहते हैं कक्षा 10वीं का सभी सेट का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर के साथ PDF फ्री में डाउनलोड करना और साथ ही आप अपना ऑनलाइन टेस्ट देना, क्विज के साथ खेलना, तो वीडियो क्रिएशन बॉक्स में एक मोबाइल ऐप का लिंक दिया गया है। उस मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, जो मैथ एंड मैजिक टिप्स का ऑफिशियल मोबाइल एप्लीकेशन दिया गया है। उस मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके उससे स्टडी करके आप अपने मैट्रिक एग्जाम में अच्छे खासे मार्क्स ला सकते हैं। तो हे दोस्तों, मैं मुकम्मल सारी जल्द मिलूंगा अगले वीडियो में नए भी क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।